आज हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत कैरेक्टर ऑफ 3 क्रोनिक मियाज्म देखेंगे, जिसको ट्रू क्रोनिक मियाज्म कहा जाता है, ट्रू क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। तो सबसे पहला है क्रोनिक मियाज्म में सोरा। तो सोरा के बारे में कहता है, विदाउट सोरा ससेप्टेबिलिटी टू एक्यूट डिजीज इम्पॉसिबल। अगर सोरा बैकग्राउंड में न रहे तो एक्यूट डिजीज भी से हम इफेक्ट नहीं हो पाता। मतलब किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका मूल जड़ तो सोरा ही है। तो जब तक अपने को नहीं कहीं पाएगा तब तक आपके यहाँ आएगा कैसे? तो वहीं वो कह रहा है कि सोरा कोई भी बीमारी है, उसका अगर गॉड फादर अगर कोई है, सोरा है। तो कह रहा है कि विदाउट सोरा ससेप्टेबिलिटी टू एक्यूट डिजीज इज नॉट पॉसिबल। सही बात है भाई। जब गॉड फादर नहीं है तो कैसे कोई आएगा? कोई दूसरा यहाँ कैसे आ सकता है? विदाउट सोरा नो अदर ट्रू क्रोनिक मियाज्म इन बेड। अगर गॉड फादर नहीं है तो फिर दूसरे जो डिजीज है, सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, ये कैसे आएंगे? सबका तो सोर्स वही है। तो ये भी बात सही है कि विदाउट सोरा नो अदर ट्रू क्रोनिक मियाज्म इज इन बेड। बिना सोरा का वो भी नहीं आ सकता। मिला जुला के सृष्टि के आरंभ में अगर कोई बीमारी थी वो सोरा था। जैसे जैसे एक ही से अनेक हम लोग हो गए, ठीक उसी प्रकार से एक सोरा से अनेक तरह की बीमारियां हो गई। हैनमैन के टाइम तक इसको 3 भागों में बांटा गया। लेटर ऑन लाइफ में चौथा पांचवा कर दिया गया ट्यूबरकुलर मियाज्म या फिर एक्यूट मियाज्म, क्रोनिक मियाज्म। लेकिन सबका मूल जड़ एक ही था, वो जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म था उसका नाम था सोरा। अगर हैंडमैन होते या तो हो सकता है कि और सारे डिजीज को भी आगे कुछ नया नया नाम रखते, लेकिन सोर्स तो है। तो हम लोग देखेंगे सोरा में, सोरा के बारे में पता है सोरा है क्या। तो जिस तरह से मनुष्य शरीर धारण करता है, इसके लिए उसके पास माया को का होना जरूरी है, तभी ये जीव धारण करता है, नहीं तो फिर उसमें शरीर में ये रहता है। तो माया, तो सोरा क्या है? सोरा इज द फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनिज्म। उसमें शरीर हो या स्थूल शरीर हो, उसके अंदर फंक्शनल डिस्टर्बेंस जो भी हो रहा है वो सोरा है। कैसे भाई? देखिए, सोरा इज थिंकिंग, विलिंग एंड एक्टिंग। सोरा की शुरुआत वहीं से हो गई, काम क्रोध मद लोभ। अगर ये नहीं आता तो फिर जीव शरीर धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। आज जब शरीर धारण कर लिए माया के वशीभूत होकर के, तो फिर आपके अंदर सोरा भी आ गया। देखिए, सोरा में तो कह ही रहा है थिंकिंग, इल थिंकिंग, विलिंग एंड एक्टिंग। जो इल है, जो सही नहीं है, वो सोरा है। तो कहता है फंक्शनल डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनिज्म, अफ्रेड ऑफ डाइंग बट लिव ऑन फॉर ईयर्स। मरने से इसको डर लगता है, लेकिन बहुत सालों तक जिंदा भी रहता है। मतलब कि फंक्शनल मामला है, कुछ मामला अंदर है नहीं, न्यूट्रल दिमाग में इसको बात चल रहा है। इंटेलिजेंट ओवर सेंसिटिव एप्रिहेंसिव, तेज तर्रार होता है। ओवर सेंसिटिव, हर बात को अपने पर ले लेता है। एप्रिहेंसिव, सतर्क भी रहता है। ऑल काइंड ऑफ फंक्शनल कंप्लेन एराइजिंग फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंस। जितने भी तरह के फंक्शनल डिस्टर्बेंस हैं,
जिसका कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट न हो, जिसका कोई प्रामाणिकता न हो, फंक्शनल हो, साक्ष्य न हो, ऑल आर द सोरिक, ऑल आर द सोरा। और जितने भी तरह के फंक्शनल डिस्टर्बेंस इमोशनल डिस्टर्बेंस के चलते हो सकते हैं, इमोशन के चलते, गुस्सा हो गया या कोई शौक लग गया, तो इससे जितने भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं फंक्शनल, ऑल आर कम्स अंडर सोरा। सेंसिटिव टू नॉइज, हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लाइट ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ओडर टच, ऑल आर द सोरा। चिल्ली, डर्टी, डिप्रेस्ड, इजिली फैटिग, चिल्ली है, डर्टी है, डिप्रेस्ड है, इजिली फैटिग है। एक चीज ध्यान रखना है, किंग ऑफ सोरा सल्फर है, लेकिन सोरा सल्फर जो है वो हॉट है। क्वीन ऑफ सोरा सोरिनम है, वो कोल्ड है। तो सोरा का कैरेक्टर हम यहाँ चिली, डर्टी, डिप्रेस्ड, इजिली फैटिग को बता रहे हैं, और फिर किंग ऑफ सोरा सल्फर है, तो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आना है। सल्फर इज मोस्ट कॉमन इन हॉट। इसका मतलब है कि सोरा सल्फर चिल्ली नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सल्फर तो कहता है हॉट है, फिर भी क्या कहता है, नहाना नहीं चाहता है, नहाने से तकलीफ बढ़ जाती है। तो हमको कभी भी मटेरियल मेडिकल को इसमें मिक्स न करके इसको अलग रखना है। कहीं कोई कंट्रोवर्सी दिमाग में आए भी तो उसको साइड रखना है, इसलिए कि कोई भी मेडिसिन प्योरली हॉट नहीं है, प्योरली चिली नहीं है। उसका मैक्सिमम पोर्शन देखा जाता है कि ये हॉट है कि चिल्ली है। कुछ सिम्टम्स हैं सोरा के जो चिल्ली हैं, कुछ सिम्टम हैं सोरिनम के जो हॉट हैं, इसलिए इसमें नो डाउट रखना। हाँ, लेकिन सोरा का कैरेक्टर क्या है, चिल्ली, सोरिक डिस्टर्बेंस, ये ध्यान रखना है। ये अब सोरा की बात करेंगे, मियाज की बात करेंगे, इसलिए इचिंग स्किन ड्राई अनवॉश्ड अपीयरिंग विथ न्यूमेरस इरप्शन, शरीर में खुजली हो रहा है। सोरा को तो पहले कहा गया मेंटल इच हो या फिजिकल इच, सोरा है। और ये भी कहा जाता है कि पहले मेंटल इच आता है तब फिजिकल इच आता है। जब तक दिमाग में कोई बात नहीं आएगी, शरीर में कोई बात नहीं आएगी। तो कह रहा है इचिंग स्किन ड्राई, स्किन सूखा हुआ है, अनवॉश्ड, अपीयरिंग विथ न्यूमेरस इरप्शन, बहुत सारे शरीर में पड़ा बनते हुए, इचिंग एमलरेट बाय स्क्रैचिंग, खुजलाने से इसको आराम मिलता है, बट स्किन बर्न एंड स्मार्ट आफ्टरवर्ड, खुजलाने के बाद जलन होगा, दर्द करेगा। बर्निंग ऑफ हैंड एंड फीट, हीट स्पेशली ओवर फेस, कह रहा है कि हाथ पाँव में जलन होता है, ये सूर्य कैरेक्टर है, हाथ पाँव का जलन सूर्य कैरेक्टर। स्पेशली ओवर फेस, चेहरा पर भी लगता है कि इसे गर्म लग रहा है, चेहरा पर गर्मी ज्यादा लग रहा है। आगे कहता है वर्टिगो, हेडेक, एमुलेट बाई लाइंग डाउन, सोरा का जो सर दर्द है वो आराम करने से, लेट जाने से आराम मिलता है। सप्रेशन ऑफ सोरा प्रोड्यूस कैंसर, ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ लंग्स, हार्ट, लिवर। एक चीज जान लेना है हम लोगों को कि सोरा अगर सप्रेस्ट करे, सोरा अगर बैठ जाएगा जाके अंदर, सोरा जब तक एक्टिव है तब तक हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स मिल सकते हैं, हम उसको काफ़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन सोरा अगर बैठ गया, मेन दुश्मन अंदर बैठ गया, अब बाहर किसी छोटे भैया को सामने रख दिया, हम उसी में जुड़ा के रह गए, अंदर वाला अपना काम करते जा रहा है, वही सोरा है। तो जब तक सोरा सामने है, मेन दुश्मन अगर सामने है तो हम उसको कैच कर लेंगे। लेकिन सोरा अंदर आ गया, सिपलिस आ गया, उसको आगे कर दिया, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम वही कह रहा है। सप्रेशन ऑफ सोरा प्रोड्यूस कैंसर, ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ लंग्स, हार्ट, सोरा सप्रेस कर गया, समझ जाइए कि अब इंटरनल ऑर्गन जो है वो डैमेज करेगा।
कह रहा है सोरिक पेशेंट में और करेक्टर है क्या है, ऑलवेज हंग्री इमीडिएट ऑपरेटिंग, हमेशा भूखा रहता है सोरिक और खाने से वो आराम भी मिलता है। डिजायर फॉर हॉट फूड एंड मीट, गरम भोजन मीट इसको अच्छा लगता है। कंस्टिपेशन कब्जियत रहता है, कभी कभी मॉर्निंग डायरिया, ये भी सोरिक है। अब यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है, कंस्टिपेशन है और डायरिया है, तो सोरा जो है क्या है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है। तो ये क्या क्या पैदा कर सकता है हम लोग इस ढंग से देखेंगे। तो कंस्टिपेशन भी पैदा करता है, इसके चलते कंस्टिपेशन भी होता है, मॉर्निंग डायरिया भी होता है। सोरा जब आपके अंदर प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, हॉट फूड खाने का मन करेगा, मीट खाने का मन करेगा। पेशेंट कैन नॉट स्टैंड स्टिल, द पेशेंट मस्ट वॉक, ये सफर का लक्षण है, सफर में पाया जाता है, लेकिन ये सोरा का लक्षण। पेशेंट कैन नॉट स्टैंड स्टिल, पेशेंट मस्ट वॉक। सोरा अगर आपके अंदर एक्टिव फॉर्म में है तो ऐसा देखा गया है कि वो खड़ा नहीं रह पाता, कहीं दीवार पकड़ लेगा या घूमने फिरने लगेगा, खड़ा नहीं रह सकता है। ऐसे लोग बोलते हैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है, सो रहा है, नहीं रह सकता है खड़ा। आगे कहता है सोरा एग्रावेट मॉर्निंग, सुबह में सोरा की तकलीफ बढ़ती है। ईटिंग, लेबर, कोल्ड, मेहनत से भी तकलीफ बढ़ता है, ज्यादा खा लेगा खाने से भी दिक्कत है, कोल्ड ठंडा से भी दिक्कत है। तो फिर भाई कहता है कि सो रहा है एमुलेट बाई हीट, गर्मी से इसको कुछ आराम नहीं। सोरा को गर्मी ज्यादा लगता भी है, सोरा के सारे तकलीफ गर्मी में बढ़ते भी हैं, ठंडा में बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो सोरा है कि सिप्लिस है कि ओरिस है, तो यहाँ ये पॉइंट मार्क्स करने लायक है कि सोरा की इन्फेक्शन अगर हमारे अंदर है, मॉर्निंग एग्रावेशन होगा, हीटिंग एग्रावेशन होगा, लेबर एग्रावेशन होगा, कोल्ड एग्रावेशन होगा। सोरा को अगर पहचानना है तो हीट से आराम मिलेगा, स्क्रेचिंग से आराम मिलेगा, लाइन डाउन से आराम मिलेगा, समर से आराम मिलेगा। ईश्वर को पहचानने के लिए लक्षण है सोरा के। ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड, सोरा अगर आपके अंदर है तो कोल्ड जल्दी अपटेक करते हैं, कोल्ड से आपको थोड़ा सा ससेप्टिबिलिटी रहती है, ठंडा जल्दी लग जाता है। ऑल कंप्लेन एमुलेट बाय हीट एंड ड्राई समर एंड बाय समर, सोरा के इन्फेक्शन के जितने इन्फेक्शन होते हैं सोरिक इन्फेक्शन, उसमें क्या होता है भाई, ऑल कंप्लेन एमुलेट बाय हीट, गर्मी से आराम मिलता है, एंड बाय समर, गर्मी में आराम मिलता है। ऑल कंप्लेन ग्रेविटी इन विंटर, सारे कंप्लेन जाड़ा में बढ़ते हैं, इसलिए कहा गया चिल्ली है। सोरा क्या है, सोरा सोरिक इन्फेक्शन का कैरेक्टर क्या है, चिल्ली। ये तो हुआ एक्टिव फॉर्म में जब सोरा है तो हम इसको इस लक्षण से पहचान सकते। तो ये कैरेक्टर ऑफ सोरा। अब इसी में कैरेक्टर ऑफ लैटेंट सोरा, जो सोया हुआ है सुषुप्तावस्था में आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको कैसे भाई हम पहचानेंगे। तो कह रहा है लैटेंट सोरा, मेंटली अलर्ट, क्विक जल्दबाज हो जाएगा, एक्टिव इन हिज मोशन जल्दी जल्दी चलेगा, बट फैटिग जल्दी थक भी जाएगा, इजीली फैटिग बोथ मेंटली एंड फिजिकली, दिमागी रूप से भी थक जाएगा और शारीरिक रूप से भी थक जाएगा। समझिए कि सोरा अंदर बैठ गया है। फैटिग कॉज ए डिजायर टू ले डाउन, हमेशा सोया रहना चाहेगा। डिप्रेस्ड, उदास, नॉट accustomed टू साइलेंट सफरिंग, ऐसा नहीं है कि चुपचाप ही अपना बीमारी सहते रहेगा, अरे लेकिन हमको ये हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो गाएगा, अपना बीमारी को गाएगा। वही कह रहा है कि नॉट accustomed टू साइलेंट सफरिंग,
ये साइलेंट सफरिंग नहीं कर सकता है। ये कुछ ना कुछ पेशेंट गाते रहेगा लेकिन सोया रहेगा, तो हमको ये हो गया, हम ये बीमार हैं, ऐसे हैं और ऐसे हैं, मेरे मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये सब चलते रहेगा उसका। पेशेंट इज वरी एंड फियर टू समथिंग। पेशेंट बेचैन रहता है और डरते रहता है, कुछ कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। इट्स कंप्लेन एमिलेट बाई क्राइंग ऑन नेचुरल एलिमिनेटिव फंक्शन। कराएगा, ओहो, आहा, इससे उसको आराम मिलता है। जो हम कहते हैं मोर्निंग कहते हैं, ग्रोनिंग कहते हैं, फेब्रिक है हम लोगों का, यही है। एमिलेट बाई क्राइंग ऑन नेचुरल एलिमिनेटिव फंक्शन। ये तो हो गया लेटेंट। लेकिन कहा जाता है कि हरकल मनता है परकल नहीं मानता। यहाँ सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा दिया हुआ है, मतलब क्या है, एक बार सोरा आपके यहाँ से घूम के आ गया, अब दोबारा आपके यहाँ अटैक कर रहा है। इस बार तो भगा दिया, इस बार नहीं भागेंगे। सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा क्या कहता है भाई, दोबारा जब सोरा इन्फेक्ट करता है तो कैसे क्या कैरेक्टर देगा। क्रोनिक हेडेक, माइग्रेन। अगर पुराना सर दर्द है समझे सेकेंडरी सो रहा है, माइग्रेन सेकेंडरी सो रहा है, डैंड्रफ इन हेयर एंड मेलास्मस सेकेंडरी सो रहा है, बाल बेरुसी हो जाता है ना, मेलास्मस ना सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सो रहा का लक्षण। रोअरिंग साउंड इन ईयर, कान में भों भों टूं टूं घंटी बजने की आवाज होती है, सेकेंडरी सिम्टम सो रहा है। ओटोरिया, कान बहता है, सेकेंडरी सिम्टम सो रहा है। अब सेकेंडरी सिम्टम सो रहा में केवल फंक्शनल नहीं रह गया, देखिए अब ओटोरिया, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड पोलिपस ऑफ द नोज, नाक से खून गिर रहा है, नाक के अंदर ट्यूमर हो जा रहा है, अबूर्द हो जा रहा है, पोलिप हो रहा है ऑफ द नोज, एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज। अब किसी भी तरह के स्किन डिजीज हैं तो सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा हो सकते हैं, इजीमा हो, सोरासिस हो, कठिन से कठिन स्किन डिजीज है वो सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा में आ जाता है। सीवियर टूथेज, दांत दब गए ना, सेकेंडरी सिम्टम में दांत दर्द भी होने लगा इसको। एसिडिटी एंड डिस्पेप्सिया, गैस बन रहा है, एसिड बन रहा है, ऑल आर द सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। वोमिटिंग टेंडेंसी एंड हिकअप, हिचकी आ रहा है, बार बार उल्टी करने का मन कर रहा है। सीवियर पेन इन लीवर, लीवर में दर्द हो रहा है, ये सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। एनल फिस्टुला, पाइल्स, रेक्टल पोलिपस, देखिए एनल फिस्टुला हो गया, पाइल्स हो गया, रेक्टल पॉलिप हो गया, ऑल आर कम्स अंडर सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। डायबिटीज मेलिटस, शुगर भी हो गया। यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीपिंग ऑन द बेड, होगा क्यों नहीं भाई, सारा तो एक बार आकर के सारा आपका क्लू जान गया है, कहाँ क्या है कैसे है, अब तो भटल लोगों को जाएगा ना। डायबिटीज मिलिटस, यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीपिंग ऑन द बेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोक्टर्नल यूरेसिस, जिसके लिए एक्यूजिटम को स्पेसिफिक माना गया है। तो वही कह रहा है, यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप ऑन द बेड। सेमिनल डिस्चार्ज, ejaculation of the prostatic fluid during urination, धात की शिकायत, जिसे पुरुषों में स्पर्मेटोरिया हम लोग कहते हैं, स्वप्न दोष की शिकायत, तो ये सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा है। पेशेंट कहेगा पेशाब के साथ मुझे स्पर्म भी आ रहा है, तो ये सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा है। सेमिनल डिस्चार्ज, ejaculation of prostatic fluid during urination। फीमेल में लिकोरिया, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा है, लिकोरिया है सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। पोलिप इन द यूटेरस, यूटेरस में पोलिप हो गया, गांठ हो गई। ब्रोंकियल आजमा, दम फूल रहा है, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। देखिए यहाँ ध्यान दें,
दूसरी बार सूरा आएगा तो अकेले आएगा, कुछ लेके आएगा। वही कह रहा है, देख रहे हैं हम सब वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। रिमेटिज्म एंड गाउट, ब्रोंकियल, वेरिकोज वेन इन लोअर एक्सट्रीमिटी, देखिए नस जो है घुसियाने लगा। सप्रेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ ह्यूमरस, फीमर, पेटला, फिंगर, बोन को भी इफेक्ट कर रहा है। सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा में वाट ऑन माउथ एंड हैंड, वाट निकल जाता है ना, फिग वाट। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर एंड सिस्ट और आर कम्स अंडर सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। कैंसर, सार्कोमा, देखिए आगे, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, एपिलेप्सी। कहने का मतलब है कि पहले था सोरा, फिर हो गया लेटेंट सोरा, अब फिर हो गया सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा। तो सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा का मतलब क्या हुआ, ये तो सब भेद जान गया ना जी। अभी ऐसे थोड़े है सिप्लिसाइकोसिस को भी आमंत्रित कर रहा होगा अपने यहाँ भोज में ना, तब ना ऐसे हो रहा है। वाट ऑन द माउथ एंड हैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर एंड सिस्ट, कैंसर, सार्कोमा, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, एपिलेप्सी। इरिसिप्लस, वेजाइनल और यूटेराइन पोल, इतना जितना भी ये सिम्टम है, ऑल आर कम्स अंडर सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस। अब देखेंगे हम लोग सिफिलिस में केंट ने सिफिलिस का प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल पीरियड 12 to 15 डेज बताया है। अगर किसी को सिफिलिस का इन्फेक्शन लगता है तो 12 से 15 दिन में अपना एक्शन शुरू कर देता है, अपना सिम्टम देना शुरू कर देता है। लेकिन एक ख्याल रखना है, ये जो सिफिलिस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिफिलिस और गोनोरिया का एलोपैथिक साइंस में एक ही जांच है, VDR। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सिफिलिस लग गया तो बैक्टीरियल पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। इसीलिए कि रिपोर्ट तो पैथोलॉजी तो तब आता है ना जब बीमारी बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाती है। शुरू कंडीशन में हम लोग लक्षण से पकड़ सकते हैं कि इसको बीमारी है, लेकिन पैथोलॉजिकल रिपोर्ट तो तब आता है जब बीमारी इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाती है। जब बीमारी ठीक होने लायक नहीं रहती है तब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आता है। तो लेकिन हम लोग तो पकड़ सकते हैं जो कौन सा इन्फेक्शन लगा है। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं 16 से क्या पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उनका 3 ही ब्रॉड क्वालिफिकेशन। जिस तरह से इस दुनिया का सार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में है, उसी तरह से इस बीमारी का सार 3 ही है। जितनी बीमारियां का नाम रख लीजिए तो किसी न किसी इस तीनों का ही बनता है, या तो सोरा है, या सिफिलिटिक है, या साइकोटिक है, या तीनों है। चौथा कोई बीमारी इस दुनिया में नहीं है, न होने वाली है। जो होगी इस तीनों में से ही निकली है। आगे कहता है सिफिलिस में इसका प्रोटोकॉल फेज क्या बोला, 12 से 15 दिन। ये 12 से 15 दिन में इन्फेक्शन कैरी करने लगता है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 2 युवा जोड़े हैं, उनका शादी ब्याह हुआ, ठीक ठाक है, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। आफ्टर मैरिज लाइफ 10 to 15 days after, 21 month after, some symptoms appear in both parts। यहाँ की टेक हो सकता है, अगर कहीं सिक्योरिटी करेक्टर रहा हो तो दूसरे को गिफ्ट टेक किया। केंट ने भी कहा है कि सो सिफिलिस इज ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स, देयर इज नो अदर मीन टू इन्फेक्ट द पीपल, इट इज ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली। तो सिफिलिस का कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, डल, स्टूपिड, सस्पिशियस, क्रूएल, स्टबर्न। मोरोज, सॉफ्ट टिश्यू बोन,
both are affected by syphilis. सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट करता है, बोन को अफेक्ट करता है। आप कैसे सिफिलिस पहचानेंगे? तो फिक्स्ड आइडिया, एंड वन कैन नॉट रीजन विद देम। अब उसके दिमाग में एक बात बैठ गया है। अब किसी के दिमाग में बैठ जाए, देखिए ना, हमारा ही शिकायतें बतिया रहा होगा, ये फिक्स आइडिया है, चाहे वो शिकायत करे चाहे ना करे, ये मेरा ही बुराई कर रहे हैं, इस रुपया के दिमाग में फिक्स आइडिया बैठ गया। किसी के दिमाग में बैठ गया, देखिए मेरे पेट में कुछ चल रहा है, कुछ पेट में है क्या, चल रहा है पेट में, मेरा अपना घूमते रहता है, पेट में चूहा है क्या, कोई है क्या, कोई जानवर पेट में है। ये फिक्स आइडिया उसको है नहीं, लेकिन लग रहा है फिक्स आइडिया। उसको लग रहा है मेरे मेरे बेड के नीचे चूहा चल रहा है, घूम रहा है नहीं, लेकिन लग रहा है फिक्स्ड आइडिया। ये सिम्प्लिटी कैरेक्टर, वन कैन नॉट रीजन विद देम। उसके साथ कोई सबूत नहीं मिलता है, फिर भी उसको लगता है हमको कुछ पता तो नहीं, लेकिन हमको लगता है कि यही बात है, दिमाग में बना लिया है। ये सिम्प्लिटी कैरेक्टर। डल है, सुस्त है, स्टूपिड है, उदंड है, सस्पिशियस है, शंका करने वाला है, क्रूएल है, मतलब क्रोधी है, और आर सिम्प्लिटिक, melancholy and condemn themselves। अपने को भी दोषी ठहराता है, एकदम हताश निराश हो। स्लो कंप्रिहेंशन एंड फॉरगेटफुल, किसी बात को दिमाग में नहीं रख पाता है, तो भूल भी जाता है। होता है ना, कोई मामला सुने, हेड टू फीट दिमाग में कंसेप्ट बना लिए, ऐसा वो नहीं कर पाता। स्लो कंप्रिहेंशन, जल्दी बात नहीं समझ पाता है, धीरे से समझता है, धीरे धीरे समझता है। एंड फॉरगेटफुल, साइलेंट टाइप ऑफ पेशेंट दैट गो आउट एंड कमिट सुसाइड, चुपचाप पड़ा रहेगा, बाहर जाएगा, तब ना कैंट ने कहा विदाउट मर्कुरियस यू कैन नॉट सेव द इंसिनिटी ऑफ द पेशेंट। आगे कहते हैं द melancholy and condemn themselves, slow comprehension and forgetful, silent type of patient that go out and commit suicide, disease associated with ulceration and destruction of tissue। जहां भी अल्सरेशन हो गया, घाव हो गया, सड़ रहा है, सड़न हो गया, ये डिस्चार्ज हो रहा है सड़ सड़ के, और आर द सिफिलिस, और आर द सिफिलिस। ग्रेजी स्किन, लगता है पूरा शरीर में तेले पोत लिया है, गिरी से लपेट लिया, मोबिले लपेट लिया। स्वेटी एंड मच ऑफेंसिव, मांगता है। इरप्शन क्रस्टी एंड ओजिंग पस। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, जितने भी तरह के स्किन डिजीज में जहाँ क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगा, जहाँ खोटी पड़ने लगा, समझिए सिफिलिटिक है। और वहां से पस दे रहा है, क्रस्ट बना के थोड़ा थोड़ा पस निकल रहा है, सिफिलिटिक है, समझ जाइए। सुरा में क्या था? फुंसी हुआ, फुंसी फूट गया, बह गया, सूख गया, ठीक हो गया। यहाँ क्रस्ट बना रहा है। नेक्स्ट, हेयर टेंड टू फॉल आउट, बाल गिर रहा है, दैट इज सिफिलिटिक। ऐसे बाल नहीं गिरता है, हेयर टेंड टू फॉल आउट। कंप्लेन एग्रावेट एट नाइट, रेस्टलेस एंड एंग्जायस। अब किसी का बाल गिर रहा है, तो मान के चलिए कि वो सिफिलिटिक है, तो सूर्य के बात बस की बात नहीं है कि बाल गिरे। Skin gradually and much offensive, eruption, crusty and oozing pus, hair tend to fall out. Next, complain aggravate at night, restless and anxious। कह रहा है सूरा क्या था? मॉर्निंग एग्रावेशन था उसका, हॉट से एग्रावेशन था। ये क्या कह रहा है? हॉट से एमएल था, सूरा हॉट से एमएल था, और कोल्ड से एगार था, चिल्ली पेशेंट था। यहाँ कह रहा है कंप्लेन एग्रावेट एट नाइट। सिफिलिस का जो भी कैरेक्टर होगा
वो रात में बढ़े, रात में बेचैन हो जाएगा। अगर किसी का तकलीफ रात में बढ़ रही है, रात में तकलीफ बढ़ रहा है, जैसे लगे उसका बढ़ता है, मस्ट बी सिफिलिटिक। कंप्लेन एग्रावेट एट समर, इमीडिएट इन विंटर। देखिए सीधा ऑपोजिट आ गया। 16 में क्या था? कंप्लेन एग्रावेट इन विंटर एंड इमीडिएट इन समर। यहाँ क्या कह रहा है? कंप्लेन एग्रावेट इन समर, इमीडिएट इन विंटर। सिफिलिस का कंप्लेन गर्मी के दिन में बढ़ता है, जाड़ा के दिन में घटता है। मतलब कि 16 के ठीक उल्टा। तो काफी इंपोर्टेंट हो गया। कंप्लेन एग्रावेट एट समर, इमीडिएट इन विंटर। थोड़ा सा फुटनोट है, देख लेते हैं। सिफिलिस इज दैट डिजीज विच कम आफ्टर द इम्प्योर क्वेश्चन। आ गया बात ना, जो हम बोल रहे थे, हैविंग सिफिलिस। केंट केंट ने अपने लेक्चर में कहा है कि सिफिलिस आता कैसे है। तो सिफिलिस इज दैट डिजीज, सिफिलिस एक बीमारी, ऐसी बीमारी है विच कम्स आफ्टर, ये केंट का लाइन है, जो लिखे वहीं हम लिखे, विच कम्स आफ्टर, कब आता है भाई? द इम्प्योर क्वेश्चन, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। इम्प्योर क्वेश्चन मतलब क्या हुआ? मतलब कि उसको सिफिलिस था और उससे क्वेश्चन किया गया, सिफिलिस आ जाएगा। इम्प्योर हो गया वो क्वेश्चन, क्यों? इसलिए कि वो आदमी इम्प्योर नहीं था, इम्प्योर था, वो सिफिलिटिक था। इम्प्योर क्वेश्चन हैविंग सिफिलिस, इसको सिफिलिस था, सिफिलिस आ गया। इसीलिए हमारे शुरू से हम लोगों के सनातन में क्या है? एक पति व्रता, पत्नी व्रता, इसीलिए बनाया गया। ये फिर ये रिलेशनशिप या बहुत सारा की प्रथा पश्चिमी सभ्यता ने घर किया है, बीमारियां अपने रफ्तार से बढ़ती जा रही, सब डिपोलराइज होते जा रहा है। नेक्स्ट सिफिलिस का कैरेक्टर है पेन फ्रॉम पुलिंग। पेन फ्रॉम पुलिंग, ठंडा हो गया तो दर्द बढ़ जाएगा। अल्सरेशन एंड पॉइंट्स डिस्चार्ज विच इज ऑफेंसिव इन ऑर्डर बट एमुलेट द कंप्लीट। कह रहा है कि सिफिलिस का एक करेक्टर है कि इसकी डिस्चार्ज बहुत मांगते हैं, लेकिन डिस्चार्ज से इसको आराम नहीं मिलता है। सिफिलिस का करेक्टर है, डिस्चार्ज होगा, पेट झड़ जाएगा, तब वो आराम मिलेगा। नहीं कह रहा है पेट झड़ तो हमको आराम नहीं मिलेगा, पेट नहीं झड़ रहा है, सिफिलिटिक करेक्टर बोल रहा है, वो सिफिलिस दे रहा है। और हम लोगों का मियाजमेटिक जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कैसा इन्फेक्शन हो गया, ये इतना बारीक चीज है, इतना ये बारीक चीज है, इतना माइन्यूट है, ये पैथोलॉजी नहीं पकड़ सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होता है, सिम्टम्स आते हैं। हम लोग मेनी टाइम बोथ कपल आर द वेरी हेल्दी आफ्टर आफ्टर मैरिज लाइफ, both are suffering from other and some other diseases। देखिए में आता है, सो स्वस्थ है और फिर हेल्थ डिटोरेट करने लगा, किसी को कुछ किसी को कुछ, क्यों हो रहा है? कुछ गिफ्ट टेक हुआ है, कुछ गिफ्ट टेक हुआ है। आगे कहता है एवर्सन टू मीट। अब देखिए, इसको मीट अच्छा नहीं लगता है जी। डिजायर टू कोल्ड फूड, ठंडा ठंडा खाना चाहता है। बोन पेन, डिफॉर्मिटी एंड गैंग्रीन, ऑल आर द सिफिलिस। अब हम लोग तीसरा डिजीज देखेंगे, साइकोसिस।
साइकोसिस को केंट ने 8 से 12 दिन इन्फेक्शन के लिए बताया है। टोलरेबल पीरियड इसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 12। केंट ने इंक्यूबेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, टोलरेबल पीरियड का प्रयोग किया है। 8 से 12 दिन में अपना सिम्टम देने लगता है, इन्फेक्शन से 8 से 12 दिन। सस्पिशियस, क्रॉस, इरिटेबल, जेलस, क्रूएल। वाल्टी गाउटी ग्रोथ, valvular डिजीज ऑफ द हार्ट, देखिए ना ये बढ़ के आ गया। जीआर हॉट और कोल्ड फूड, वहां तक केवल कोल्ड था ना, इससे भी बन गया, अभी हॉट और कोल्ड दोनों इसको चाहिए। ये साइकोसिस। डिजीज एसोसिएटेड विथ प्रोलिफरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन और प्रोलिफरेशन हो गया, यहाँ पर बढ़िया से ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू हो चुका है। स्लो रिकवरी ऑफ ऑल कंप्लेन, जल्दी बीमारी ठीक नहीं। अब साइकोसिस आ गया तो जल्दी ठीक है नहीं मिल जाएगा। कंप्लेन एमिनेट बाय एबनॉर्मल डिस्चार्ज, सॉरी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, इसके भी कंप्लेन जो है एबनॉर्मल डिस्चार्ज से आराम। वहां तो था कि भाई डिस्चार्ज से आराम मिल रहा है, यहाँ एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा तबे आराम। पुराइजा, लिकोरिया। आगे कहता है डिस्चार्ज आर एक्रिड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर, डिस्चार्ज इसका एक्रिड, साइकोसिस का डिस्चार्ज विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर, और ओडर इसका क्लियर होगा, इसीलिए सर बन रहा है। पेल्विक इन्फ्लामेशन, रिमेटिक ट्रबल, पेल्विक इन्फ्लामेशन होगा, रिमेटिक ट्रबल होगा, गठियावाद की शिकायत, विथ मच स्टिफनेस एंड सोरनेस, ग्रेविटिंग कोल्ड, जहाँ पर ज्वाइंट पकड़ लेता है, ज्वाइंट कड़ा हो जाता है, टेढ़ा होने लगता है उंगलियां, और कम होने लगता है, साइकोसिस। ग्रेविट इन कोल्ड डैम्प वेदर, साइकोसिस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, कोल्ड डैम्प वेदर, ठंडा भी हो डैम्प भी हो, इससे इसकी तकलीफ बढ़ती है, थोड़ा सा रिफाइंड है नहीं। द पेन एमिनेट फ्रॉम ड्राइनेस, सुखापन से इसको आराम। कंप्लेन ग्रेविट वाइल रेस्टिंग, आराम करने से तकलीफ इसकी बढ़ती है। कंप्लेन बाय मूविंग और स्ट्रेचिंग, घूमते रहेगा, थोड़ा तकलीफ इसका कम हो जाएगी। कंप्लेन एमुलेट बाय मूविंग और स्ट्रेचिंग। सिस्टिक कंडीशन ऑफ ओवरी, ओवरी में अगर सिस्ट है दैट इज साइकोसिस। डिफॉर्मिटी ऑफ नेल, नेल में डिफॉर्मिटी आ गई, ये हम लोगों का था कैरेक्टर ऑफ सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। आगे कुछ केंट के लाइन्स हैं जिसको हम देख लेंगे। रोजियोला, अल्सरेशन ऑफ माउथ, सोर थ्रोट, falling of hair, outward manifestation of secondary syphilis। केंट का कहना है सिफिलिस के संबंध कि अगर मुंह में बार बार निनवा हो रहा है, बार बार गला में खराश आ रहा है, बाल झड़ रहा है, ये सेकेंडरी सिफिलिस की निशानी। ये सिफिलिस दोबारा आया है, ये ध्यान में रखिए। आई केंट ने क्या कहा है भाई इसके बारे में? साइकोसिस के बारे में कहते हैं इफेक्ट ओनली सॉफ्ट टिश्यू,
लिंटेरिया जिसमें कि अधपचक भोजन निकलता है पैखाना के रास्ता से, कॉलरा इन्फेंटम, एनेमिया, कैथर ऑफ द यूथरा, नोज कैथर, डीपर टिश्यू ऑफ लंग्स, लीवर, किडनी डिजीज, ब्राइट डिजीज हुआ, एंड फाइनली डेथ ऑफ द पेशेंट. All that are the inward manifestation of secondary psychosis. ये सेकेंडरी साइकोसिस का लक्षण है. ये मैंने दूसरी बार इफेक्ट किया है, पहली बार नहीं. आगे केंट करते हैं, सोरा इफेक्ट होल इकोनॉमी. एवरीथिंग. ये किसी को कहीं भी इफेक्ट करता है. जिसे विष्णु सब काम करता है, लेकिन ब्रह्मा और महेश का काम बांटा हुआ है. तो कह रहा है सोरा इफेक्ट होल इकोनॉमी. सिफिलिस इफेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन. सिफिलिस कहाँ क्या करेगा भाई? सॉफ्ट टिश्यू को और बोन को. वो क्या पैदा करेगा? नेक्रोसिस एंड डिस्चार्ज. साइकोसिस इफेक्ट ओनली सॉफ्ट टिश्यू. साइकोसिस क्या कहता है? केवल सॉफ्ट टिश्यू को इफेक्ट करेगा. इसमें कैथरल कंडीशन इसमें कैथरल कंडीशन डेवलप होता है, मवाद आता है, फंसा. आगे केंट ने कहा है ससेप्टेबिलिटी टू सोरा, syphilis and psychosis inherited from parents. सोरा हो, सिफिलिस हो या साइकोसिस हो, आ जाता है ना. कोई बीमारी तभी आएगी जब ससेप्टेबिलिटी. तो अगर बाई बर्थ है, अगर इम्प्योर आ चुका है, सोरा बाई बर्थ आ गया, सिफिलिस बाई बर्थ आ गया, साइकोसिस बाई बर्थ आ गया, तो हम क्या कर सकते? अगर कोई प्योर मिला भी तो फिर तो इम्प्योर हो गया होगी. तो ये बाई बर्थ भी हेरिडेट करता है सोरा सिफिलिस. ये हेरिडेटरी सफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसीलिए सोरा आगे चल करके इतना एडवांस हो जाता है. तब हम लोग को लिखना पड़ा प्राइमरी मेडिसिन ऑफ सोरा, लेटेंट सोरा और सेकेंडरी सोरा. जो बाई बर्थ आ रहा है क्या है? सेकेंडरी सोरा है. तो कहता है susceptibility to sora, syphilis and psychosis inherited from parents. मियाज्म अटैक वन टाइम इन लाइफ. जो भी मियाज्म है, जो बीमारी है, अटैक इन वन टाइम इन लाइफ, बट ससेप्टिबिलिटी डू नॉट फ्री आवर बॉडी. लेकिन उसकी जो लत लग गया है, ससेप्टिबिलिटी क्या है? लत है. वो आपके शरीर से छूटता नहीं. कोई लत लग गया, कोई चस्का लग गया तो छूटता है? बार बार आदमी खोजता है, मिल जाता. तो वही कह रहा है कि मियाज्म अटैक वन टाइम इन लाइफ. वो तो एक बार आया और हालत लगा के चला गया. बट ससेप्टिबिलिटी डू नॉट फ्री आवर बॉडी. लेकिन उसकी याद नहीं आती फॉर ए लॉन्गर टाइम. बहुत समय तक उसकी याद बनी रहती है. ससेप्टिबिलिटी जो खोजते रहता है. ड्यू टू दिस इट कॉम्प्लिकेट टू ईच अदर. और यही कारण है कॉम्प्लिकेट टू ईच अदर. तीनों की सब्सिडिटी तो है, सोरा की भी है, पुलिस की भी है, उसकी भी है. वो खोज रहा है कहीं से, अगर वातावरण में तो घूम रहा है सोरा से कुछ. सिफिलिस को सिफिलिस सोरा अगर अटैक कर लिया, अब सोरा जो है सिफिलिस को बुलाएगा, सिफिलिस को बुलाएगा.
तो वही कह रहा है, ये लॉन्गर टाइम घूम रहा है और क्या किया, कॉम्प्लिकेट टू ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट। सोरिक सेबिलिटी साइकोसिस को कम्प्लीट करेगा, साइकोसिस सेबिलिटी सोरा को। अब क्या कह रहा है, सोरिक ससेप्टिबिलिटी, सिबिलिटिक ससेप्टिबिलिटी एंड साइकोटिक टेंट कॉम्प्लिकेट ईच अदर। ठीक है, एनिमी आया हमारे यहाँ, अपना इंप्रेशन जमा के चला गया और अपने जासूस को छोड़ दिया, सोरा का भी छोड़ दिया, सिविलिस का भी छोड़ दिया। ये दोनों तीनों बैठा रहेगा, ये चैन से रहेगा, ये आपस में लड़ेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करेगा। जरूरत पड़ेगा बुला लेगा सोरा को, वो बुला लेगा सिविलिस को, वो बुला लेगा साइकोसिस को, ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहेगा। आगे करते हैं। एयर, उसको वायु कहते हैं। कार्बन नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की अधिकता हो, वो सोरा हुआ। सोरा क्या है, एयर, वायु। सब्सिबिलिटी टू कोल्ड, desire hot food and meat, aggravate cold and winter, ameliorate heat and summer, ये सो रहा है। सिफिलिस क्या है भाई, कहता है फायर, स्काई, पीत, और ये ऑक्सीजन वाइड कॉन्स्टिट्यूशन इसका। सोरा क्या था, कार्बन नाइट्रोजन वाइड कॉन्स्टिट्यूशन, और सिफिलिस का क्या है, ऑक्सीजन वाइड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ऑक्सीजन की अधिकता ज्यादा है। सिर्फ क्या पैदा हो रहा है, पीत, स्काई, फायर, अग्नि तत्व इसमें जाते हैं। क्या कर रहा है, ऑल कंप्लेन, एग्रावेट इन नाइट एंड समर, एम्लिरेट इन विंटर, सिविल क्या कर रहा है, जाड़ा में घटता है, गर्मी में बढ़ता है, डिजायर टू कोल्ड फूड एंड एवर्सन टू मीट, सिविल क्या कर रहा है, कोल्ड फूड मांगता है, मीट से इसको एवर्सन। falling of hair, ulceration and discharges, all are comes under syphilis। आगे कहता है, साइकोसिस क्या है भाई, तो साइकोसिस में कहता है वाटर एंड अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है साइकोसिस, कफ का प्रतिनिधित्व करता है, हाइड्रोजन वाइड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। क्या कहता है भाई, डिजायर टू कोल्ड आर हॉट फूड, डिजायर टू कोल्ड आर हॉट, एग्रावेट कोल्ड डैम्प वेदर, लाइंग आर रेस्ट, सोएगा तो तकलीफ पड़ेगा, आराम करेगा तो तकलीफ पड़ेगा, कोल्ड डैम्प वेदर में तकलीफ पड़ेगा। आराम कैसे मिलेगा भाई इसको, एम्लिरेट बाई ड्राइनेस, मूविंग एंड स्ट्रेचिंग, रेमेटिक एंड गाउटी कंडीशन, इसमें क्या होगा भाई, रेमेटिक एंड गाउटिंग कंडीशन होगा। साइकोसिस में क्या हुआ, रेमेटिक एंड गाउटिंग कंडीशन। सिविलिस में क्या था, फायरिंग ऑफ हेयर एंड अल्सरेशन एंड डिस्चार्ज। ठीक है, अब कह रहा है ससेप्टिबिलिटी टू सोरा, सोरा की ससेप्टिबिलिटी अगर है तो क्या है भाई, कैसे जानेंगे सोरा सोरिक ससेप्टिबिलिटी है, तो स्पिरिचुअल सिकनेस, मतलब क्या हो भाई, अब किसी को मठ मंदिर में प्रवचन सुनना अच्छा लग रहा है, स्पिरिचुअली फंक्शनली कुछ खोज रहा है, थिंकिंग है ना, इल थिंकिंग, थिंकिंग है ना, विलिंग है ना, तो सोरा में कह रहा है स्पिरिचुअल सिकनेस, ये केंट का लाइन है, स्पिरिचुअल सिकनेस, primitive stage of susceptibility to sora,
स्पिरिचुअल सिकनेस अगर आपके अंदर है तो आप समझ जाइए कि यह प्राइमरी अवस्था है सुरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काम क्रोध मद लोभ। ये क्या है? ये केंट का कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है भाई। केंट ने कहा है स्पिरिचुअल सिकनेस क्या हुआ, काम क्रोध मद लोभ। पता है प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू सूरा, और यही सूरा का पहला स्टेज है, सुषुप्तावस्था है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सूरा। जो आगे चल के क्या होता है, थिंकिंग विलिंग एंड एक्टिंग बदल जाता है। और क्या है ये, थिंकिंग है विलिंग है। स्पिरिचुअल सिकनेस क्या है, थिंकिंग है विलिंग है एक्टिंग। एक्टिंग फंक्शनल हो गया, विलिंग इच्छा आया, थिंकिंग सोच रहा है,